अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इंतहाई अहम मसाइल पर जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी मईशत से, यकीनी तौर पर कुछ हद तक बदनवानी से, पाकिस्तान के कुछ इदारों में होने वाली बदनवानी मिसमैनेजमेंट से, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टील मिल का बिलखुसूस तस्करा करेंगे, और इसके साथ साथ दुबई में पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से नेशनल असेंबली की सब कमेटी और फिर उसके बाद सब कमेटी की रिपोर्ट, वहां क्या कहा गया, 100 पाकिस्तानी कौन थे और उस हवाले से क्या तहकीकात में पेशरफ्त है, आज के प्रोग्राम में तफसीलात के साथ पेश करेंगे। लेकिन पहले, क्योंकि हमने कराची शहर में मुसलसल तवातुर के साथ ये कहा जी कि अमन अमान कायम हुआ है, लेकिन कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी नहीं आई है। आज फिर से आवाज पहले इस मसले पर उठाएंगे, क्योंकि हमारे बार बार आवाज उठाने के बावजूद क्या होम मिनिस्टर ने अब तक नोटिस लिया? कराची के शहरी कब तक इस अजियत से दो चार रहेंगे? कब तक ये सीसीटीवी कैमरास के जरिए फुटेज तो आते रहेंगे, लेकिन गिरफ्तारी कोई मुमकिन नहीं हो सकेगी? कब तक आखिरकार हम ये सुनते रहेंगे कि हमने नोटिस लिया, हमने मीटिंग बुलाई, लेकिन हतमी तौर पर कोई अमल दरामद या एक्शन नजर नहीं आएगा? बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन सीनियर मरकजी रहनुमा असद उमर साहब आज प्रोग्राम में इस वक्त साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम किया है। सर, मैं स्टार्ट करते हुए, क्योंकि आपसे गुफ्तगू रहती थी पहले भी, आप कहते थे कराची शहर अगर अमन अमान आ जाए तो दुबई और कराची में कोई फर्क नहीं है। असद उमर साहब, आज हम लोग रो रहे हैं कराची में इस वजह से कि चले टेररिज्म कम हो गई, किडनैपिंग फॉर रैंसम कम हो गई, एक्सटॉर्शन कम हो गया, लेकिन यहां पर स्ट्रीट क्राइम्स में होशरुबा इजाफा हुआ है और कोई हमें पुरसाने हाल नजर नहीं आता। गाड़ी के शीशे, टेप रिकॉर्डर, हर कुछ चोरी हो रहा है। असद उमर साहब, आपके नजदीक क्या हुकूमत के कानों में बाल जुई नहीं रेंग रही है? कोई बात सुनाई क्यों नहीं दे रही शोर मचाने के बावजूद? होना क्या चाहिए? किस तरह नोटिस होगा इसके ऊपर आपकी नजर में? देखिए सफ़ान, इसकी बुनियादी वजह जो है वो अगर आप समझ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो शोर मचा रहे हैं उस शोर मचाने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के कराची के अंदर जो ओवरऑल मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर हुई, वो ही रेंजर्स ऑपरेशन की वजह से। जो काम पुलिस ने करने थे, क्योंकि आपने पुलिस में वही सियासी मुदाखलत, वही थाने बेच के आप पैसा बना रहे हैं, वहाँ पे सियासी बुनियाद पे आप तैनाती कर रहे हैं। 40% पुलिस जो है वो VIP को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई है, बाकी पुलिस को छोड़ दिया गया है कि वो आवाम के साथ जो करना चाहते हैं करें। तो कैसे सूरत हाल बेहतर होगी यार? आप एक नहीं 100 प्रोग्राम कर लें, आप जो मर्जी बोलते रहें। जो लोग इस निज़ाम के ऊपर बैठे हुए बदकिस्मती से पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, वो थाने को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ज़ात, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की प्रोटेक्शन के लिए और सबसे ज्यादा माल बनाने के लिए। ये बुनियादी मकसद है पाकिस्तान के पुलिस सिस्टम का। वही कराची के अंदर आपको हाल नजर आता है। और जब तक ये लोग और ये इसी तरीके से लोग इलेक्ट होते रहेंगे जो पुलिस को इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों तब्दीली आएगी? वो क्या बोलते हैं, वो क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर उस पे छांव तलाश करना। तो भाई इस यहाँ तो छांव नहीं मिलेगी। असद उमर साहब, आप जब हम बिल्कुल ही तवक्को ना रखें, कराची में अमन अमान ही बड़ा मसला था, मुत्तहिदा के दहशतगर्द थे, यहाँ पर बड़े नेटवर्क थे, मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग के ग्रोथ है, जो बाकायदा जिनको दूसरे ममालिक की एजेंसी सपोर्ट करती थी, नेक्सस फराम करती थी, लियारी नोगो एरिया था। लेकिन आज हमने देखा कि वो खत्म हो गए। वो यानी किस हद तक उस पर हम कह सकते हैं इत्मीनान बख्श है, कराची के शहरी के इत्मीनान मिला है कि काफी हद तक कमी आई है। तो क्या हम तवक्को ही ना रखें कि हमारे आवाज उठाने या नोटिस लें, आप नेशनल असेंबली में आप वहां पर कुछ करें ताकि कुछ तो हो, कोई बात सुनी जाए? यहाँ पे तो लग रहा है कोई है ही नहीं जो सके कोई बात, कोई नोटिस ले। असद उमर साहब, यही तो मैं कह रहा हूं ना यार, कि ये ऐसा नहीं है कि रियासत इतनी कमजोर है कि ये इन चीजों पे काबू नहीं पा सकती। जब आपकी नीयत हो तो करके दिखाया जा सकता है। इसी पाकिस्तान के अंदर, इसी कराची के अंदर करके दिखाया ना। रेंजर्स ने ऑपरेशन करके आपको लियारी क्लियर करके दिखाया, आपको बत्ता लेने वाले जो है उनको खत्म करके दिखाया, कराची की सूरत हाल बेहतर करके दिखाया। लेकिन थाने के अंदर और पुलिस के अंदर कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि जो सियासी लीडरशिप वहां पर बैठी है वो बेहतरी चाहती नहीं है। वो ये नहीं है कि वो कोशिश कर रहे हैं और बेहतर नहीं हो रहा, वो चाहते हैं कि निजाम ऐसा रहे। उन्होंने पुलिस अफसर वहां पर भर्ती वो किए हुए हैं जो ये जुल्म करे अवाम के साथ। मैं मिसाल आपको दे देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मजमूई तौर पे बेहतरी आई, क्योंकि वहां पे आर्मी ऑपरेशन हुआ, ज़र्ब-ए-अज़्ब के वहां बहुत मज़बूत असरात नजर आए। लेकिन आप डे टू डे क्राइम का वहां पे ग्राफ देखें, हर बड़े क्राइम के रेट के अंदर कमी आई है। क्यों? क्योंकि पुलिस को सियासत के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उनको सियासी मुदाखलत से बचाया, उनको प्रोफेशनल बनाया, उनको रिसोर्सेज दिए, और वो आपको नजर आ रहा है। जो फर्क है वो साफ वहां पे नजर आना शुरू हो गया। सिर्फ 3 साल के अंदर वाज़े फर्क नजर आना शुरू हो गया है।
बिल्कुल हो सकता है, कराची के अवाम का हक बनता है कि ये हो, लेकिन जो लोग इस वक्त बैठे में ना इन्होंने पहले किया है ना ये आगे करेंगे। अच्छा सर, एक चीज असद उमर साहब, क्योंकि मैं इससे पहले मुझे बहुत से अहम उमूर पे आपसे बात करनी है आगे, क्योंकि एक तो स्टील मिल का मामला जो आपने खुद उठाया, नैब के चेयरमैन के सामने रखा है, एक कमेटी के आप हेड भी करते हैं, उसके हमने वो खत भी हासिल किया है, उसके अलावा दीगर अहम मामला भी है। लेकिन असद उमर साहब, ये जो एक चीज की डिमांड सप्लाई होती है, मार्केट होती है, इकोनॉमी आप सबसे अच्छा समझते हैं, यानी मुझसे तो बहुत ज्यादा समझते हैं, मैं तो एक स्टूडेंट ही हूं। जिस चीज को यहां पर चोरी होती है उसकी फरोख्त बड़ी आसानी से हो जाती है। जो भी चोर होता है उसको पता है कि अगर वो मोबाइल फोन चोरी करता है तो उसको वो बड़ी आसानी से फरोख्त कर सकता है मार्केट में जाके। उसको पता है कि अगर गाड़ी का शीशा चुराता है तो उसकी भी फरोख्त बासानी मुमकिन है कराची में जाकर बेच सकता है, और खरीदार को भी पता है कि वो कहां से वो चोरी का माल खरीदा जा सकता है। टेप रिकॉर्डर, एयर कंडीशन, ये आपको लगता है कि ये जब तक मार्केट इसकी नहीं कर्ब होती, ये तमाम चीजें जहां बिक रही हैं वो नहीं कर्ब होती, जब तक मुमकिन नहीं है? क्या आपकी नजर में कोई तजवीज इस सिलसिले में है असद उमर साहब? क्या होना चाहिए? क्यों नहीं हो सकता है? जैसे आपने वो आखिर में आपने वही बात कर दी जो मैं आपको कहने वाला था कि ये नहीं है ये कहीं आपको किसी घर में पीछे छुप के कमरे के अंदर ये चीज खरीदनी पड़ती है चोरी का माल। पूरी मार्केटें बनी हुई हैं, हर कराची के शहरी को पता है किधर जाना है चोरी का माल खरीदने के लिए। आपके ख्याल में ये पुलिस को नहीं नजर आ रहा? मैं फिर वही दोहराऊंगा, जब आप थाने बेचेंगे, जब आप 40% पुलिस को इस्तेमाल करेंगे अपनी जात और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की प्रोटेक्शन के लिए, और बाकी 60% को अब आप कह देंगे कि अब आप जाएं अपनी आप आमदनी खुद पैदा करें और उसमें से हमारा हिस्सा हमारे तक पहुंचा दें, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। जो जुल्म हो रहा है कराची के शहरियों के साथ उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इस मर्ज की तशखीस भी तो करें ना। इसका इलाज कहां से आएगा? इसका इलाज इनको मशवरे देने से नहीं आएगा। इसका इलाज इनके जो सरगना हैं, इन चोरों, इन डाकुओं के जो सरगना जो सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, जो सिंध हुकूमत चला रहे हैं, जिस वक्त तक आप उनको बाहर नहीं करेंगे तो बेहतरी नहीं आने वाली। अच्छा असद उमर साहब, दो ऐसे वाकयात हुए कराची में। आपने शाहजेब खान मर्डर केस सुना होगा, शाहरुख जतोई वाला मामला। शाहरुख जतोई को एक केस में तो बेल भी हो गई है, जो उसका टिकटिंग के हवाले से या भागने के हवाले से कोई फ्रॉड का केस था, उसमें स्टेट प्रोसिक्यूटर पेश ही नहीं हुआ, यानी समाअत के दौरान। दूसरा केस जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने सजा को उसकी कालदम यानी खत्म कर दिया और वो मामला दोबारा रीट्रायल की तरफ सेशन कोर्ट में गया है, 88 क्लॉजेस निकाल दिए। और दूसरा फिर केस सीयू पर ही जाफिर जुबैरी का केस हुआ है सामने, रिसेंटली आया सदुमर साहब, जिसके अंदर हमने देखा कि एक और खावर बन्नी शाहरुख जतोई की तरह उठ के उसने जो है इस पर रेसिंग के दौरान ये कोई झगड़ा हुआ, फायरिंग करके मार दिया जाफिर को। ये वाकयात असद उमर साहब हमारी कौन सी जो क्लास है किसकी डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें? और आपको इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या आपको लगता है कि क्या इंसाफ मुमकिन भी है या इस पर भी आवाज उठाना बेसूद है, बेफायदा है, कोई फायदा नहीं इसका? नहीं, पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आवाज उठाना बेफायदा है। मैं कह रहा हूं कि जो ये जुर्म कर रहा है उस पर इस्तदा करना जो है आप 100 दफा भी करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। आवाज तो जरूर उठानी चाहिए, सिर्फ आवाज नहीं उठानी चाहिए, इकदाम भी करने चाहिए। देखिए इस वक्त जो है खास तौर पर अगर मैं सिंध की बात करूं तो यहां पर ताकतवर जो है उसको पता है कि कानून उसके ताबे है, वो जो चाहता है जब चाहता है वो करता है। रियासत और उसके इदारे जो है वो यहां पर सिर्फ ये नहीं कि अगर वो कानून तोड़ता है तो उसको पकड़ते नहीं है, वो उसको कानून तोड़ने में मावनत करते हैं। आपको कितने केसेस पता है कि जहां पर किसी ने जाके 2 लड़कों की लड़ाई हुई, एक बच्चा जो था वो कोई सिंध हुकूमत का या कोई ताकतवर आदमी का की फैमिली से था, और वो पुलिस को साथ लेके गया और उसने जाके बच्चों को घर से निकाला और मारा पीटा। और ये तो रोजाना का तमाशा कराची के अंदर। ये इसको जिसको ये जमहूरियत बोलते हैं, जिसका नाम जमहूरियत ले लेके इनके थकते नहीं है, ये जमहूरियत थोड़ी है, ये तो गुंडागर्दी है इस वक्त सिंध के ऊपर नाजिल हुई भी है। और ये मामला ऊपर से शुरू होता है। वो जो जरदारी साहब को कहते हैं ना जी, वो तो सारे केसेस से बरी हो गए। भाई आप प्रोसिक्यूशन करते ही नहीं है आप, जो है क्योंकि सरकार के ऊपर बैठे हुए हैं, इदारों के ऊपर बैठे हुए, ना नवाज शरीफ के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन होती थी ना जरदारी साहब के खिलाफ, और उसके बाद वो कहते थे कि देखो जी हम तो बरी हो गए। तो ये जो जतोई के साथ हुआ है वो वही हुआ है जो आप बड़े लेवल पे देखते हैं, क्योंकि ये रियासती इदारे जो हैं ये इन्हीं डाकुओं को, इन्हीं कातलों के तो कंट्रोल में हैं। तो ये जाफिर जुबैरिया केस सीवीयू पर ये भी आपको लगता है खबर भरने के साथ, क्योंकि 3 तो ऐसे सस्पेक्ट्स हैं जिनको कल रिहाई मिल गई है, एक के बारे में कहा गया कि वो बेल पर है और उनकी फैमिली भी यही कह रही है कि जो है आईओ केस को मैनिपुलेट कर रहा है और केस को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है और हमारे नुकसान में हो सकता है। तो डू यू थिंक ये केस अब सीवीयू पे एक और इंसिडेंट वो भी यही होगा असद उमर साहब?
देखिए, जो माजी की जो तारीख रही है उसके लिहाज से तो यही होता है। मैं ये कह नहीं सकता कि इस केस में ये होगा या नहीं, लेकिन अगर मैं तारीख पे जाऊं तो यही होगा, क्योंकि एक तो प्रोसिक्यूशन नहीं होती, दूसरा आप अंदाजा लगा सकते हैं तो किस किस किस्म का प्रेशर डाला जाता है जो विक्टिम्स होते हैं उनके खानदानों के ऊपर। उनको पैसा भी देने की कोशिश की जाती है, उनको धमकियां भी दी जाती हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल की जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि एक क्रिमिनल माफिया जो है वो आसिफ सईद खोसा ने को गलत थोड़ी कहा था, ये गॉडफादर और क्रिमिनल सिसिलियन माफिया जो है उन्हीं से मिलते जुलते लोग हैं जो पाकिस्तान के सियासी निजाम पे इस वक्त काबिज होकर बैठे हुए हैं। अच्छा असद उमर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो दुबई में पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन और इसके साथ पाकिस्तान स्टील मिल क्यों ज़बूहाली का शिकार, एक महीने में $1.5 अरब का कौमी खजाने को नुकसान। असद उमर साहब ने लिखा है चेयरमैन नैब को खत, आखिरकार उस खत पे क्या होगा ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामला कराची शहर से मुतल्लिक जो ताल्लुक रखते हैं यकीनी तौर पर, और बड़ा गहरा ताल्लुक रखते हैं अमन अमान से हमने डिस्कस किया, और उसमें अमन अमान की बात हो रही थी तो उस कल्चर की बात भी हुई है जिस कल्चर की वजह से कोई शाहरुख जतोई, कोई खावर बरनी पैदा होता है, वो किसी जाफर जुबैरी और किसी शाहजेब खान को मार देता है, और उस क्रिमिनल माइंड सेट की निशानदेही असद उमर साहब कर रहे हैं। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, तो वो जो स्टेटस को है उसकी भी निशानदेही हो रही है प्रोग्राम में। असद उमर साहब, आपकी जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल की करप्शन के ऊपर या मिसमैनेजमेंट और उसके अलावा उन पर आवाज उठाई गई, सर ये क्या मामला है? जून 2015 में आपका खत भी हमने पढ़ा जो आपने चेयरमैन नैब को लिखा बतौर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ऑन इंडस्ट्रीज, उसमें 2015 से गैस बंद है स्टील मिल की, एम्प्लॉइज में खुदकुशी का रुझान पैदा हो रहा है। आखिरकार क्या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है? क्या हो रहा है असद उमर साहब, आपकी अपनी क्या इस वक्त असेसमेंट क्या है इस मामले के ऊपर, क्या मामला है आखिरकार? देखिए, पाकिस्तान स्टील पहले तो ज़रा सा लोगों की याद दहानी के लिए कोई आम सनती असासा नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती असासा है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी सनती इन्वेस्टमेंट कभी भी पाकिस्तान की रियासत ने नहीं की। वो इदारा आज जो है 2.5 साल हो गए बंद पड़ा हुआ है, और ये भी मैं याद दिला दूं क्योंकि लोगों के दिमाग में इन्होंने ये डाल दिया वो ये जो पब्लिक सेक्टर के इदारे होते हैं तो सारे हैं ही वाइट एलिफेंट और सफ़ेद हाथी हैं, और 2000 से लेकर 2007 तक लगातार मुतवातिर हर साल मुनाफा हुआ इस प्रोजेक्ट के अंदर। 86% की कैपेसिटी पे ये चलता था। पुराने कर्जे वापस करने की एक्सेलरेटेड पेमेंट शुरू कर दी, मतलब जल्द कर्जे वापस करने शुरू कर दिए, और 2007 में $1 अरब का डिविडेंड भी दिया इन्होंने हुकूमत को, इस इदारे को। उसके बाद आ गई जनाब जमहूरियत का इंतकाम शुरू हो गया। पहले जरदारी साहब के वक्त में उसके अंदर बेतहाशा खसारा होना शुरू हुआ, और वो जो 86% के ऊपर इंडस्ट्री चल रही थी वो 12 और 14% के ऊपर आ गई। मियाँ साहब जिनकी 3 नस्लें स्टील का कारोबार करती रही हैं, उन्होंने स्टील मिल को वहाँ पहुँचाया कि 2.5 साल से ये बंद पड़ी हुई है। वहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6 माह मजदूरों को, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलती, बेवाओं को 4 साल से पेंशन रुकी हुई है, खुदकुशियाँ हो रही हैं स्टील मिल के अंदर। मैंने पिछली मीटिंग में इनसे पूछा था तुम्हें नींद कैसे आती है, तो इतनी डिटाई और विशेषता की है कि साहब आगे से कहते ये स्टील मिल के कोई आए हुए थे जिम्मेदार, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने उनका आगे से जवाब उनका मुझे ये था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मीटिंग के अंदर उन्होंने जवाब दिया, कहते वैसे आनी तो नहीं चाहिए, खुद वो ये कह रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर एक सरकारी इदारा है स्टील मिल और दूसरा सरकारी इदारा है सुई सदन गैस कंपनी। सुई सदन गैस कंपनी के वाजिबात देने हैं, उन्होंने इनकी गैस काट दी, इदारा चल रहा था उनकी गैस काट दी। हमने बुला के, ये 2.5 साल पहले की बात है, हमने कहा जी इसका ये इलाज हो सकता है। हमने खुद कैलकुलेशन की कि अगर ये इदारा सिर्फ 35% के करीब कैपेसिटी पे चल जाए तो सुई गैस को, सुई सदन को पैसा सिर्फ इसी सूरत हाल में मिल सकता है कि अगर ये चल रहा हो। बंद होने से सुई सदन को पैसा नहीं मिल सकता। दोनों रियासती इदारे 2.5 साल गुजर गए, वजीर आजम ने एक दफा साथ बिठा के हल निकालने की कोशिश नहीं की। हम कोई 6 दफा मीटिंग के अंदर, और ये मेरी जाती खत नहीं है, ये मैंने खत लिखा है चेयरमैन कायमा कमेटी सनत कौमी असेंबली के तौर पर,
और ये मुतफ़िक़ा करारदाद पास हुई भी है जो उसके अंदर हमने लिखी है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के मेंबर्स बशमूल मुस्लिम लीग के मेंबर्स। एक बात बता दें, हम इस नतीजे में आखिरकार पहुंचे, मैं सिर्फ ये कंक्लूड कर दूं, हम आखिर में इस नतीजे पे पहुंचे कि ये हो नहीं गया, ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि अब हो रही है इंपोर्ट्स। स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, मिली भगत है, पैसा बना रहे हैं इंपोर्टर भी जो कर रहे हैं, और जो हुकूमत के लोग हैं जिनके पास ये इख्तियार है, वो दोनों मिलकर पैसा बना रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती इदारा बंद पड़ा हुआ है। तो मतलब ये 13 जुलाई की तारीख इसमें जो लिखी है खत में, 13 जुलाई को आपने रेफरेंस नैब को भेजने की करारदाद मंजूर करी थी इस कमेटी ने, यह कहा था कि रेफरेंस भेजा जाए। तो आज तो हम खड़े हुए दिसंबर में, तो ये जो दिसंबर में ये भी देखें जो ये क्या हुआ है 6 महीने में, आप 6 महीने तक आपकी कमेटी किधर चली गई थी, क्या हुआ था? ये मसला का 13 जुलाई से आज दिसंबर आ गया, 6 माह में क्या किया? खूबसूरत सवाल सैफान। मैं बार बार टीवी पे ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त ये सारे इदारे जो खड़े हुए ना, ये सब जमहूरियत का दर्स देने वाले, ये न सिर्फ ये कि चोरी पकड़ते नहीं है, ये चोरी पे पर्दा डालने के लिए काम करते हैं, ये चोरों की मदद करने के लिए काम करते हैं। हमें 6 माह लड़ाई होती रही हमारी असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, स्पीकर साहब के साथ टेकअप किया, हमने कंटेम्प्ट फाइल की इंडस्ट्री के पास। इंडस्ट्री वाले कहते थे सेक्रेटेरिएट वाले लिखेंगे, सेक्रेटेरिएट वाले कहते थे हम लिखेंगे। अच्छा। मैंने पहले दिन कहा था यार मैं खुद लिख देता हूं, आपको डर लग रहा है ना, मैं लिख देता हूं खत। आखिर में स्पीकर की रूलिंग क्या आई? स्पीकर साहब ने हमें बोला था, उनके दफ्तर में मैंने जाके मीटिंग की, स्पीकर साहब ने कहा कि इसका हल यह है कि आप खत लिखें मिनिस्ट्री को, डायरेक्शन दे, 7 दिन की डेडलाइन दे, और वो बाइंडिंग है उनके ऊपर। अब स्पीकर साहब का हमारे पास इतना महीने बर्बाद करने के बाद स्पीकर साहब के मेरे पास इन राइटिंग आ गया है कि आप खुद डायरेक्ट भिजवा सकते हैं, जो हम पहली दिन करना चाहते थे। तो अब जिस दिन वो हमारे पास खत आया कि जनाब ये कर सकते हैं, अगले दिन मैंने खत लिख के भेज दिया। ये पूरा निजाम बना हुआ है मुल्क को लूटने के लिए और लूटने वालों को बचाने के लिए। नहीं, अब ये गया चेयरमैन नैब के पास, अब आपकी तरफ से खत जो है वो बाकायदा चेयरमैन नैब को मौसूल हो गया। वहां से जो कंप्लेंट रिसीव होने के बाद असद उमर साहब एक प्रोसीजर होता है, वो कहते हैं नंबर देते हैं कंप्लेंट का, ये सब हो गया। और आपको तवक्को है कि अब हुकूमत के जितने माह रह गए हैं इसके अंदर चेयरमैन नैब, क्योंकि आपने लिखा तो है कि इसको फौरी तौर पर टेकअप करना चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि खुदकुशियों का रुझान हो गया पैदा लोगों में, तो असद उमर साहब आर यू होपफुल रियली कि कुछ होने लगा, इसके ऊपर कुछ होगा एक्शन? देखिए, ये खत जो है अभी चंद दिन पहले ही लिखा गया है, तो अभी तो उनको थोड़ा सा कुछ मौका, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता तो जरा देखना चाहिए कि सिस्टम के अंदर रिएक्शन कैसे आता है। उसके बाद पता चलेगा कि नैब जो है इसको सीरियसली ले रही है नहीं ले रही। लेकिन नैब के ऊपर आपको पता है पहले ही बहुत सारे सवालिया निशान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के, मैं क्या बोलूँगा, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं थे, उनमें उस बेंच में 2 ऐसे जज थे जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए नैब के लिए, वो सारी कौम ने सुने। तो ये नैब के लिए भी टेस्ट है कि केस सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर वो जिम्मेदारी से काम करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो फिर सियासी तौर पे हमें इसको फिर फॉलो अप करना पड़ेगा, छोड़ना तो हमने इनको है नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़े असासे को इस तरीके से तबाह कर दिया जाए, मजदूरों के चूल्हे बुझा दिए जाए और लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाए, ये इस पे खामोश तो रहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज, क्योंकि इससे पहले के आगे वाले मामले पे जो आपका खत है, जो दुबई रियल एस्टेट वाला है, ये 1.5 अरब रुपए जो लॉस आपने मंथली कैलकुलेट 1.4 बिलियन किया है, ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस है जो इंपोर्ट्स की सूरत में हम कर रहे हैं, वो असेसमेंट है? ये किस तरह से आपने ये 1.4 बिलियन की जो फिगर है, और क्या इस हिसाब से तो 2015 से लेके अब तक ये तकरीबन 40-50 अरब रुपए या इससे भी ज्यादा बनती होगी 3 साल में, असद उमर साहब? जी बिल्कुल, अगर आप समझ लें तकरीबन 30 माह हो गए तो 40 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। नहीं, ये स्टील मिल का बराह रास्त नुकसान है, ये इंपोर्ट का वो नहीं कैलकुलेशन, और ये हमारी नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री ने कैलकुलेट करके दी है, स्टील मिल ने और मिनिस्ट्री ने कैलकुलेट करके हमारी कमेटी को बताया है। तो ये हमने नहीं कैलकुलेट किया, वो खुद कह रहे हैं कि इतना नुकसान हो रहा है। और आपको पता है कि टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी, जो फिजिबिलिटी खुद इन्होंने कराई थी हुकूमत ने, 80 अरब रुपए के अंदर पूरी स्टील मिल जो है वो रिवैम्प होती थी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा होता था और वो इंतहाई मुनाफा बख्श इदारा चल सकता है। ये खुद इसी हुकूमत की कराई हुई फिजिबिलिटी है। वो 80 अरब रुपए नहीं खर्च किए, ये 40 अरब रुपए डुबो दिए और मिल बंद पड़ी हुई है। और आपको पता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब बंद होती है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो मशीनरी का भी उसमें नुकसान होता है। तो ये मैं फिर वही कहूंगा, ये हो नहीं रहा, ये किया जा रहा है, जानबूझकर तबाह किया गया स्टील मिल को। एक ब्रेक लेते हैं, असद उमर साहब साथ मौजूद हैं और आपने स्टील मिल का किस्सा सुना है, आपका जो खत है चेयरमैन नैब को वो भी आपको दिखाया है।
दुबई में पाकिस्तानियों का जो पैसा इस वक्त है, जिसकी तादाद बताई जाती है 8 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट है जो गई है रियल एस्टेट में पिछले 4 सालों में, उस पर नैब, एफबीआर, एफआईए ने क्या किया, स्टैंडिंग कमेटी को क्या बताया, हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कराची शहर में होने वाले जराइम, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान स्टील मिल के में क्या हो रहा है और किस तरह से क्यों किया जा रहा है, ये वो अहम सवाल है जिसके लिए शायद नैब को भी अप्रोच किया गया है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की तरफ से। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक और अहम मामला जो शायद पनामा से भी ज्यादा संगीन हो सकता है, बहुत से माशी तज़निगार तो लिखते हैं कि हमारे जो इदारे हैं उनकी मुल्की पनामाज पर तवज्जो नहीं है। मुल्की पनामाज यानी अंदरूने मुल्क जो पनामाज हैं, फिर दुबई के अंदर भी पनामाज हैं, कहाँ का पनामाज हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है $8 बिलियन की रियल एस्टेट में, इस पर हमने आपको एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाई है और ये आप देखें इस वक्त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये एफबीआर के इंटेलिजेंस जो इस वक्त INI विंग है इसकी रिपोर्ट है, जिसमें बाकायदा कराची शहर के एक होटल में ये इंटेलिजेंस विंग एफबीआर का इसने रेड की थी और यहां पर एक प्रॉपर्टी जो कंपनी थी दुबई की, वो एक तकरीब कर रही थी, एग्जीबिशन कर रही थी। यहां पर उनसे पूछा गया था जी कि आप लिस्ट फराम करें, आप कुछ बताएं कि आखिरकार ये किस तरह से पैसा कहां जा रहा है, कौन लोग हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले। लेकिन मेरी इत्तला जहां तक थी कि जिन जनाब ने ये रेड की थी उनका ही तबादला कर दिया गया था। पता नहीं इस पे आगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उनका तबादला किया गया था। ये वो रिपोर्ट है जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के फिगर्स हैं वो तो आती हैं। इमरान खान साहब ने इस अहम मामले को रेस किया था और इमरान खान साहब की बात भी आपको सुनाएंगे, लेकिन असद उमर साहब की तरफ पहले चलते हैं। तब क्या हुआ इस मामले का, और ये 100 पाकिस्तानियों के नाम एफआईए ने लिस्ट दी थी, उस पर क्या एक्शन हुआ, उस पर क्या मामला बढ़ा आगे, या ये लिस्ट और नाम ही है बस अभी तक हमारे पास? अच्छा, ये भी देखें, ये दुबई प्रॉपर्टी वाली जो कहानी है ना, ये फिर वही कहानी है कि किस तरीके से ये पूरा जमहूरी निज़ाम जो है वो चोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने महीनों लड़ाई लड़ी है और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मिनट्स की कॉपियां मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। महीनों लड़ाई लड़ी है ये दुबई केस का, सिर्फ सब कमेटी के अंदर इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। खैर, वो महीनों जब उनको देखा कि ये किसी तरीके से हटने को तैयार नहीं है, मीडिया में उठना शुरू हो गया, तो फाइनली उसके लिए एक सब कमेटी बना दी गई। उस सब कमेटी के अंदर सबसे पहले तो जनाब आए तमाम इदारे और उन्होंने कहा जी हम मफलूज हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। नैब के एक साहब थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, ये फलाने 2 कानून है और इसमें से ये कानून एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला बेहतर कानून है, इस कानून के तहत हम प्रोसीड कर सकते हैं। जबरदस्त, हमने कहा जी बेहतरीन, नैब को लिखा जाए, ये फैसला हो गया। अगली मीटिंग से पहले उन्होंने कहा ये तो फैसला हुआ ही नहीं था, ये तो मीटिंग के अंदर कहा ही नहीं गया था। मैंने कहा मीटिंग के रिकॉर्ड निकालें, बिकॉज मीटिंग सारी जो है कमेटी की वो रिकॉर्डेड होती है। उन्होंने कहा जी उस दिन जो है वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी क्योंकि वहां रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी। मतलब आप देखें कि किस लेवल तक जाके ये चोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है हमने कहा कि आप उस नैब के अफसर को बुलाएं। उन्होंने कहा वो क्योंकि धरना हुआ इस्लामाबाद में, इसलिए वो पहुंच नहीं सके। हमने कहा यार हम हेलीकॉप्टर से तो नहीं आए, हम भी उसी तरीके से हैं, बुलाएं उनको, हम इंतजार करेंगे। तो उन्होंने जब फोन किया तो उन्होंने कहा जी वो मुल्क से बाहर है, वो अगली मीटिंग में भी नहीं आए, वो साहब को गायब कर दिया गया, उनको आने नहीं दे रहे। आखिरी मीटिंग जो है वो 23 नवंबर को हुई थी इसकी, आज 21 दिसंबर हो गई है, मीटिंग कॉल नहीं की जा रही है उस सब कमेटी की। पहले कोशिश ये की गई कि उस सब कमेटी को खत्म कर दिया जाए। मतलब मैं क्या बताऊं, ये फिर हम इनको डाकू कहते हैं, इनको डाका डालने में मदद देने वाले कहते हैं, तो आप लोग कहते हैं यार आप जुबान सख्त इस्तेमाल करते हैं। खैर, जो एफआईए की कहानी सुनाता हूं, उन्होंने पहले तो मुकर्रर का कोई हमने आज तक कोई की नहीं। ये सब कमेटी की मीटिंग जो आप कह रहे हैं कॉल नहीं की गई, तो ये सब कमेटी की मीटिंग ना कॉल करना मेंबरान की नाअहली है जो शामिल है कमेटी में, या फिर ये जो आपके इदारे हैं वो वहां पर ताउन नहीं कर रहे इसलिए आप मीटिंग कॉल नहीं कर रहे कि कोई आ ही नहीं रहा अफसर उनकी तरफ से जवाब देने के लिए? किस वजह से कॉल नहीं हुई?
मीटिंग जो है वो चेयरमैन कॉल करती है, इसके चेयरपर्सन जो है वो शजरा मनसब अली खरल है, तो वो कॉल करती हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है मीटिंग कॉल करने का। मैं तो कोई 12 दफा फॉलो अप कर चुका हूँ, अभी सेक्रेटरी साहब को भी मैंने बयान दिया, अभी मैं लास्ट मीटिंग में बता के आया हूँ कि अगर आप मीटिंग कॉल नहीं हुई तो मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। ऐसी धमकियां देके काम करवाए, जहां तक लेके भी आए। अब आपको FIA की कहानी सुनाता हूं। FIA वाले आए, उन्होंने कहा जी मैंने कहा आपने कोई तहकीकाती रिपोर्ट बनाई हुई है आपके कराची दफ्तर में? उन्होंने कहा कोई नहीं बनी। मैंने कहा आपने बनाई हुई है। जब मैंने प्रेशर डाला मीटिंग के अंदर, उनका अच्छा मैं फोन करके पूछते, फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी शायद कोई हुई तो है। तो बड़ी मुश्किल से प्रेशर डालने के बाद उन्होंने अगली मीटिंग में कहा कि हाँ जी हुई थी, 3 इन्वेस्टिगेशन हुई थी और कोई 100 नाम है जो हम आपको दे देते। अच्छा, जब उन्होंने कहा 100 नाम दे देते, रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन पहले टीवी पे प्रोग्राम कर चुके थे। मैंने कहा भाई वो टीवी पे बैठ के दिखा रहे हैं 2500 नाम तो उनके पास है, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आप अभी भी हकीकत को छुपा रहे हैं। अगली मीटिंग में हुआ था, तो ये फैसला हुआ कि अगली मीटिंग में अब खत लिखा जाएगा रऊफ क्लासरा को और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आपके पास नाम है तो वो आप नाम दे दें या कमेटी की मीटिंग के अंदर आके हमें बता दें कि ये क्या हुआ है। और रऊफ क्लासरा ने ऑन एयर कहा कि हम वेलकम करते हैं कि ये सवाल पूछा और हम बिल्कुल उसके अंदर हाजिर होंगे। उसके बाद से मीटिंग कॉल करनी बंद कर दी गई है। मैं फिर दोहराऊंगा, इस मुल्क के जमहूरी निजाम के ऊपर डाकू काबिज हैं, वो लूट रहे हैं दोनों हाथ से पाकिस्तान को, और जब तक आप इनके साथ सारे पाकिस्तानी मिलकर इनके खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे ना, इन्होंने छोड़ना नहीं है। नहीं असद उमर साहब, ये जो रिपोर्ट है ये तो वही रिपोर्ट नहीं है जो 100 नाम है, ये तो FBR पहले बना चुकी थी और FBR ने फिर FIA के जो यहां पर क्राइम सर्कल है कराची को, उसने फिर आगे फॉरवर्ड किया। यानी ये पुरानी रिपोर्ट है, ये आपकी कमेटी के एक्शन के बाद रिपोर्ट बनी है या पहले से बनी हुई 1-1.5 साल पुरानी रिपोर्ट थी? नहीं, ये FBR की रिपोर्ट नहीं है, ये FIA की कराची सेल की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अंदर FBR का तो एक अलग था, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। FIA की जो रिपोर्ट है उसको छुपा दिया गया था। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, ऑन रिकॉर्ड आके उन्होंने डिनाई कर दिया। वो कह रहे हैं ही कोई रिपोर्ट नहीं। ये तो जब उसके बाद आपको समझ में आ रही है, एहसास हो रहा है कि हो क्या रहा है। कदम कदम पे मुझे इनसे जंग लड़के आगे ले जाना पड़ा, एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए जंग लड़नी पड़ी है। और सारे रियासती इदारे मफलूज बिके हुए इन चोर हुक्मरानों के हाथों, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जो उन्होंने ऐद दिया है, जिस रियासत से जिस टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, वो उसका डिफेंस कर सके। और एक आदमी जिसने बोला था, उस आदमी को गायब करा दिया गया है, वो मीटिंग में नहीं आ सकता। अच्छा, एक आदमी जो अच्छा, ये जो सवाल है कि जो हमारे लॉज हैं एंटी करप्शन के वो इतने स्ट्रांग नहीं है, ये भी एक सवाल था ना जो कमेटी में इसकी बाज़गश हुई थी। लेकिन पहले क्योंकि आपके चेयरमैन जो है पार्टी के, उन्होंने इस पर आवाज उठाई थी, जरा सुन लेते हैं इमरान खान साहब ने दुबई में होने वाली इस सिंध के बारे में क्या कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग का भी उसमें कुछ जिक्र हुआ था, उनकी प्रेस टॉक क्या थी, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो दुबई में 800 अरब रुपए की, 8 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी 4 साल में ली गई है। और अभी तक तो इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और मनी लॉन्ड्रिंग का फिर से मैं बताऊं तो दुगना नुकसान है। एक तो पैसा चोरी जो यहाँ लगना चाहिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो लगता नहीं है। और दूसरा, चोरी होकर जब बाहर जाता है, डॉलर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से, और जो आप फिर सोच रहे हैं ये गवर्नमेंट IMF के पास जाने के लिए। तो लिहाजा मैं आज नैब चेयरमैन को मैं खास अपील करूंगा कि ये जो आपके सामने है, दुबई के अंदर 8 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों की, और वो उनकी लैंड रजिस्ट्री के अंदर ये है, यानी कोई हवाई बात नहीं हो रही है, दुबई की ऑफिशियल फिगर से है। तो क्यों नहीं इनको इन्वेस्टिगेट करते कि ये जायज पैसा है या नाजायज पैसा है। अब इधर भी जो बात हमने सुनी है वो चेयरमैन नैब से अपील है इमरान खान साहब की। असद उमर साहब, एक बार फिर अपील, एक बार फिर मुतालबा, नोटिस लिया जाए, ये सब हुआ। हमने तो सुना कमेटी के अंदर आपको ये कहा गया कि क्योंकि ये मामला दुबई का है, वही का है, वहां की अथॉरिटीज हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। फिर आपने शायद सवाल भी उठाया कि जब पनामा के अंदर वजीर आजम के नाम पर वो कोऑपरेट कर सकते हैं, तो ये तो 100 पाकिस्तानी है या जितने भी पाकिस्तानी है, इन पर क्यों नहीं कोऑपरेट किया जा रहा? क्या वाकई में हमारे कानून में कोई इस वक्त नुक्स है, कोई ऐसी मसाइल है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये दोनों बहाने इस्तेमाल किए गए। पहले उन्होंने कहा जी कानून के अंदर इसकी कोई शिकम नहीं है, और वही तो मैंने आपको बताया कि वो साहब जिनको गायब कर दिया गया है नैब के, उन्होंने ही तो इनको रासफाश किया। उन्होंने हमें एग्जैक्ट क्लॉजेस बता दिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की, जिसके तहत इसके अंदर प्रोसीड किया जा सकता है। तो
कोई कानून इसकी रुकावट नहीं है। अच्छा। फिर बोलूंगा, जानबूझ के जुर्म पे पर्दा डालना। फिर उन्होंने कहा कि जी वो दुबई हमने खत लिखा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यार वही दुबई जो है वो एक आम पाकिस्तानी नहीं, 3 दफा इलेक्ट होने वाले वजीर आजम के खिलाफ वहां पे इंफॉर्मेशन मांगी गई और उन्होंने चंद दिनों के अंदर वो इंफॉर्मेशन दे दी। ये क्या चक्कर है कि एक आम आदमी के खिलाफ दुबई इंफॉर्मेशन नहीं देता, उस पर आगे कोई जवाब नहीं है। ये सब झूठ बोला जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी बता दूं क्यों बोल रहे हैं इमरान खान, इसलिए बोल रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाहिद इदारा जिनसे जो सवाल पूछा गया था कम से कम उन्होंने उसका स्ट्रेट जवाब दे दिया। सवाल उनसे मैंने 2 पूछे थे। पहला सवाल यह था कि क्या किसी पाकिस्तानी के लिए मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल लेने की जरूरत है, क्या कानूनन उसकी जरूरत है? और जवाब दिया जी बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसको लेने के लिए अगर $5 मिलियन से कम की है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल चाहिए, और अगर $5 मिलियन से ज्यादा की है तो आपको ईसीसी की अप्रूवल चाहिए। पहले स्टेट बैंक के पास जाएंगे और वो फिर ईसीसी के पास भेजेंगे। दूसरा सवाल यह था कि क्या ये जो सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई है इसमें से कितनी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट बैंक की अप्रूवल के बाद खरीदी गई, और जवाब मिला 0। एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो स्टेट बैंक की अप्रूवल दी गई हो। यानी ये पैसा जो पाकिस्तान से, उसमें से बाय द वे $8 बिलियन के अंदर से ये जरूर ऐसे केसेस होंगे जो पाकिस्तानी हैं लेकिन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो उन पर यह कानून इतलाक नहीं करता और उन्होंने कानूनन ये प्रॉपर्टी खरीदी भी है। लेकिन हमें पता है एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जिन्होंने यहां से बैठ के भेजा है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जब तो बता रहा हूं कि वो जो कानून जिसके तहत हमें प्रोसीड करने को एडवाइस किया गया है कमेटी को, वो है ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आप जो कह रहे हैं गायब कर के लिए फोकल एजेंसी होती है। मैं जरा सा कंप्लीट कर दूं। उसके लिए फोकल एजेंसी डेजिग्नेट करनी होती है हर मुल्क को। पाकिस्तान के अंदर वो डेजिग्नेटेड एजेंसी नैब है, इसीलिए वहां पर भी हमारी यही रिकमेंडेशन है और सारे कमेटी मेंबर इस वक्त अपोज करें। अकेला मैं इस वक्त उसके लिए लड़ रहा हूं। नैब के पास जाना चाहिए डायरेक्शन, और नैब को कहना चाहिए कि ये दुबई लिखे अंडर दैट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सर आप उस जो बंदा जिसको गायब कर दिया गया, असद उमर साहब आप जिसका कह रहे हैं बार बार, मतलब गायब कर दिया गया, नैब से गायब कर दिया गया, आपकी कमेटी से गायब कर दिया गया, पाकिस्तान से गायब कर दिया गया, थोड़ी तशरीह भी कर दें। और क्या वो नाम क्या है बंदे का जिसको गायब कर दिया गया, जिसने आपको बता दिया था रास्ता कि तमाम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और वो क्लॉजेस उसने आइडेंटिफाई करके आपको बता दी थी? असद उमर साहब यार ये मैं नैब के वो डायरेक्टर हैं या डीजी हैं, मैं अभी मेरे पास इस वक्त उनका नाम ही, अगर मुझे पता होता आपने ये टॉपिक डिस्कस करना है, वो नाम निकलवा के मैं आपको कल दे सकता हूं उसका नाम, वो मैं निकलवा के आपको दे दूंगा। मीटिंग से उनको आने को रोक दिया, क्लियरली उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो मीटिंग में ना आए, क्योंकि उसके बाद से 2 मीटिंग हो चुकी हैं। दोनों मीटिंगें डिस्पाइट के हमने स्पेसिफिकली उनका मांगा था कि उनको वापस बुलाया जाए, नहीं बुलाया गया। प्रॉब्लम देखिए क्या हो रहा है, ये सारे एक्शन जो है ना, जो डायरेक्शन देनी होती हैं वो चेयरमैन देता है कमेटी, तो उसके पास पावर्स होती हैं। फिर वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत ही डिसेंट खातून है शजरा मनसब, मैं उनके ऊपर कोई एक्सपोजर नहीं कास्ट करना चाहता, लेकिन जाहिर है पार्टी का एक प्रेशर है। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग जो हैं वो अरबों डॉलर मुल्क से बाहर ले जाके प्रॉपर्टियां जायदादें बना चुके हैं। ये अगर राज खुलना शुरू हो गया तो यहां तो पाकिस्तान की शराफिया की मौत है, इसलिए वो लड़ रहे। लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं अभी तक हुआ कि मैं कितना ढीठ आदमी हूं। आखिरी वक्त तक मैं लड़ता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इनको। अच्छा, आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अगर कमेटी का इजलास नहीं बोला है? किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अगर कमेटी का इजलास नहीं होता आगे? तो आप किसको टारगेट करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? एफबीआर नैब को, या ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं फातून का, इनको? नहीं, मीटिंग बुलाना तो चेयरपर्सन का काम है ना। बदकिस्मती से मैं करना नहीं चाहता उनके खिलाफ, लेकिन करना अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। मेरा उनसे जाती कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा कौमी मामला, और कि जिसने कहा है वो ठीक कहा है कि इसके अंदर अरबों डॉलर, यार खुदा का वास्ता जरा सा मैं आपको अंदाजा लगा दूं, $8 अरब 4 साल में चीज क्या होते। हमने जो IMF का प्रोग्राम किया था ना 3 साल, जिसके लिए हमने सारी मुल्क की पॉलिसियां बदल के रख दी, गरीबों पे, मुतवस्सित तबके के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल दिया, वो $6.6 अरब मिले थे हमें IMF से, और ये उसी अरसे के अंदर $8 अरब जो है हमने उठा के दुबई की प्रॉपर्टियों में मनी लॉन्ड्रिंग करके लगा दिया है। असद उमर साहब, मैं आप, क्योंकि हमने 2 बड़े अहम मामला रख दिए, आपने उठाए हैं मामला दोनों, और आज इस प्रोग्राम के जरिए हम बता भी रहे हैं, एक तो ये दुबई वाला, दूसरा स्टील मिल वाला, और दोनों तरफ नजर नैब के ऊपर है। तो असद उमर साहब आपसे लास्ट, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जो सिर्फ टॉक शो नहीं है कि हम आए, हम बात करें, खत्म हो जाए। आप क्या चाहते हैं कंक्लूसिवली, यानी आप क्या करेंगे, किस तरह आप क्या चाहते हैं फौरी तौर पर चेयरमैन नैब से आपका मुतालबा क्या होगा इन दोनों के हवाले से, एज सून एज पॉसिबल क्या होना चाहिए असद उमर साहब?
देखिए, पहला तो हम स्टील मिल का जो है वो तो रेफरेंस भेज चुके हैं और वो कोई जात की तौर पे नहीं भेजा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो कौमी असेंबली की कायमा कमेटी सनत ने भेजा है यूनानिमसली पास करारदाद के बाद। तो हमारी बिल्कुल उम्मीद भी है, मुतालबा भी है कि चेयरमैन नैब उसके फौरी तौर उसके ऊपर एक्शन शुरू करेंगे। और दूसरे वाला जो है, इधर तो मैं जंग लड़ता रहूंगा कमेटी के अंदर और कोशिश पूरी करेंगे कि कमेटी से रेफरेंस वहां पे जाए। लेकिन अगर ना भी जाए, ये तो मामला सामने ना यार, ये अखबारों की जीनत पड़ा है। मुझे $8 बिलियन का कैसे पता चला? मैंने अखबार खोला तो उसके अंदर रिपोर्ट लिखी हुई थी, पब्लिकली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है। दुबई लैंड अथॉरिटीज देती है ये डेटा, वो लोग अदादो शुमार देते हैं। तो ये सब चीजें सामने रखी हुई हैं। मैंने आपको नैब के लॉ का बता दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का बता दिया, नैब डेजिग्नेटेड एजेंसी है। मैंने आपको FIA की रिपोर्ट का बता दिया, मैंने आपको स्टेट बैंक का बता दिया कि उन्होंने कंफर्म किया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई है। अब नैब चेयरमैन किस चीज का इंतजार कर रहे हैं जी? एक्शन लेना। मैं तो ये भी लास्ट टाइम कहा था कि जाहिर है इस कबीले के सरदार जो है वो मियां नवाज शरीफ थे, सबसे ताकतवर कुर्सी में बैठे थे, तो उनके ये तो सबसे ज्यादा हमने मेहनत की। लेकिन क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ पे रुक जाना है? फिर क्या फायदा? हम तो ये चाहते हैं कि जिसने कानून तोड़ा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जो मुल्क के पैसा जो है वो नाजायज तरीके से बाहर लेके गया और उसने जायदादें बनाई और छुपाई वहां पर, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। असद उमर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। असद उमर साहब ने पाकिस्तान स्टील मिल और इसके साथ साथ दुबई वाली पाकिस्तानियों की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बात करी है। और आज हमने भी दोबारा फिर से कराची में स्ट्रीट क्राइम्स, शाहजेब खान मर्डर केस, जाफिर जुबैरी मर्डर केस और तमाम हवालों से बात की है। शायद उस तमाम बात की समरी यही है जी कि एक पूरा नेक्सस है और इस निज़ाम में वो नेक्सस को तोड़ना होगा। इसी पर बात पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, सारी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं, लिखिएगा जरूर फीडबैक के लिए। देखते रहेगा।